गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आप लोगों का जो सीपी नेट में जो चौथी यूनिट है मेटल एवं नॉन मेटल, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो मेटल्स हैं उनके बारे में स्टडी कराई थी। लाइक मेटल्स क्या होते हैं, मेटल मतलब किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इससे जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। लाइक जो मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड्स है जैसे NaCl हुआ, MgOH का उल्टोज, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने स्टडी की थी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, आज आप लोगों को बताएंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पूरा वीडियो धातुओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट है आपका अधातु यानी नॉन मेटल। आज आप लोगों को नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। लाइक नॉन मेटल क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अधातु कौन कौन सी होती हैं, इनके थ्रू किस कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। लाइक जो उपधातु होती हैं उनके बारे में भी आज आप लोगों को बताएंगे। लाइक जो नोबेल कैसे होती हैं, अक्रिय कैसे होती हैं, आज इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पार्ट 4 है। ठीक है, आगे जो पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मतलब दिया गया है, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है नॉन मेटल। तो देखिए आपकी जो चौथी यूनिट थी जिसका नाम था मेटल एवं नॉन मेटल, मेटल एवं नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। तो देखिए आज आप लोगों को बताएंगे नॉन मेटल्स के बारे में। जिसको हिंदी में बोलते हैं अधातु। ठीक है, तो हम लोग देखो नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। नॉन मेटल्स देखिए आज आप लोगों को बताएंगे नॉन मेटल्स के बारे में। इसलिए इसके पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को मेटल्स के बारे में बताया था। मेटल्स देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ठीक है, जैसे Na+, Mg+ और Ca2+। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल्स होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे आप इजिली चाकू की हेल्प से काट सकती हैं। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया था। लाइक जो धातु है वो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम है, पोटेशियम है। इस तरीके से हम लोगों ने स्टडी की थी। तो आज आप लोगों को बताएंगे नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधातु। देखिए इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टॉपिक से। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सी अधातु है। ठीक है, FCl, Br या Sl या Na। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जब थ्योरी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप MCQ क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताएंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिए अधातु क्या होती हैं, जो अधातु होती हैं ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए जो अधातु होती है ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं। ठीक है, अधातु क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती कौन थी, धातु। लेकिन अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो अधातु होती है वो क्या होती है, जो अधातु होती है इन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अधातु पर चार्ज कैसा होता है, अधातु पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है।
ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, नेक्स्ट I माइनस, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, अधातु होती है। मोस्टली अधातुओं में गैस को रखा गया है, यानी देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो जो अधातु होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, ठीक है। अधातु पर चार्ज कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। देखिए क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो लिक्विड अवस्था में रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो देखिए ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। जो ब्रोमीन होती है ये हमेशा लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो सॉलिड फॉर्म में होती है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठोस अधातु, तो देखिए ठोस अधातु कौन सी होती है, कार्बन, ठीक है। ठोस धातु कौन सी होती है, कार्बन होती है। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो ग्रेफाइट होता है, आगे आप लोगों को बताएंगे ग्रेफाइट की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए, यानी जो अधातु होती है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अधातु पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, ऋण आवेश होता है। इसमें मोस्टली जो गैसेस हैं उनको रखा गया है, ठीक है, गैसेस को रखा गया है, जैसे सल्फर हुआ, ठीक है, फॉस्फोरस हुआ, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं, अधातु होती है। एक क्वेश्चन आता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो जो ब्रोमीन होती है ये हमेशा कैसे, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ठोस अधातु कौन सी होती है, कार्बन होती है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी, देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु कैसी चमकीली होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इनके यूजेस आते हैं, आयोडीन का यूज किसमें किया जाता है, लाइक जो पारा होता है इसका यूज किसमें किया जाता है, ग्रेफाइट किस तरीके से किस तरीके की अधातु होती है, ठीक है। तो देखिए जो अधातु होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखिए पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे आप लोगों को बताया था जो मेटल होती है वो कहाँ प्रेजेंट थी, LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो नॉन मेटल होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल राइट हैंड साइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए जो अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती है, ठीक है, उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, काफी मेटल नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें चमक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी अधातु चमकीली होती है, ठीक है। तो जो अधातुएं होती हैं यानी जो नॉन मेटल होती हैं वो कैसी होती है, चमकीली नहीं होती हैं। चमकीली नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन हम ले रहे हैं अपवाद में, अपवाद जो होती हैं, अपवाद में अनेक अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट और जो हीरा है वो कैसा है, एक प्रकार से कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। हीरे में भी चमक होती है और ग्रेफाइट में भी चमक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आयोडीन, आयोडीन में भी चमक होती है, ठीक है। ये येलो कलर का एक प्रकार से सॉलिड स्टेज में पाई जाने वाली क्या होती है, अधातु होती है। नेक्स्ट है देखिए सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को दे दिया जाएगा
कि जैसे ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, आयोडीन हुआ, या इसकी जगह पे आपको सल्फर दे देंगे तो पूछेंगे कि इनमें से किसमें चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सल्फर में चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, आयोडीन हुआ, व्हाइट फास्फोरस हुआ, ये सभी कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। ठीक है, इनमें चमक होती है। अब आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं आयोडीन के बारे में। इसका सिंबल होता है I2, आयोडीन। आयोडीन देखिए कैसी मेटल है? चमकीली मेटल है। ठीक है, कैसी मेटल है? चमकीली। और ये क्या है? ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक अधातु है। ठीक है, कैसी है? सुचालक अधातु। तो देखिए आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होता है? आयोडीन घास में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आयोडीन होता है वो घास में पाया जाता है। और आप लोगों को पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो आयोडीन होती है ये एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। ठीक है, एक प्रकार से चमकीली अधातु इसको बोलते हैं। ये समुद्री घास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन आया था आयोडीन का यूज देखिए किसमें किया जाता है? एक प्रकार से जो नकली मिठाई होती है, हलवाई क्या करते हैं? मिठाई को नकली बना देते हैं, तो उसमें यूज करते हैं वो आयोडीन का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है कि नकली मिठाई की जांच में आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, नकली मिठाई की जांच में आयोडीन का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार से चमकीली अधातु होती है और विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ये मोस्टली घास में पाई जाती है जो आयोडीन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं हीरा के बारे में। हीरा क्या है? हीरा एक प्रकार से कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हीरा। हीरा मतलब डायमंड। तो देखिए हीरा क्या है? हीरे से भी क्वेश्चन आते हैं। हीरा एक प्रकार से कार्बन का अपर रूप है। ये क्वेश्चन आता है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2 अपर रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है हीरा, नेक्स्ट होता है ग्रेफाइट। तो देखिए हीरा तथा ग्रेफाइट के देखिए जो भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण यानी जिससे आप छूकर मतलब एक प्रकार से मतलब जिसे आप छूकर मतलब किसी चीज को प्रकट कर सके उसको कहते हैं भौतिक गुण। जिसे आप छूकर प्रकट कर सके, जैसे ये चीज ठोस है, ये चीज द्रव है। ठीक है, जिसे आप छूकर मतलब पता कर सके, तो ये इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, इसके भौतिक गुण समान होते हैं, किंतु इसका जो केमिकल बिहेव है वो कैसा होता है? असमान होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो कैसा होता है? असमान होता है। ठीक है, असमान यानी सेम नहीं होता है। इसका केवल भौतिक गुण समान होता है और जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो असमान होता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मोस्टली फिजिक्स में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसका यूज किया जाता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरे का चमकना, ठीक है, एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीरे का चमकना एक प्रकार से क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है हीरे का चमकना। ठीक है, तो तथा देखिए जो हीरा होता है ये कुचालक नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार से कुचालक अधातु नहीं है। तो देखिए इससे दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए कार्बन के दो अपरूप आपसे पूछ सकता है, हीरा ग्रेफाइट। इसके भौतिक गुण है यानी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो समान है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, असमान है। क्वेश्चन आता है हीरे का चमकना एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट। आप लोगों को बताया था कार्बन के देखिए दो अपरूप होते हैं, एक तो होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये हमेशा परतों के रूप में पाया जाता है। ये पूछते नहीं है लेकिन समझ लो, परतों के रूप में पाया जाता है। और ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट एक प्रकार से परतों के रूप में पाया जाता है और ये एक प्रकार से कार्बन का अपर रूप है। अब आप लोगों को बताते हैं फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट देखिए फास्फोरस। तो देखिए जो फास्फोरस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है व्हाइट फास्फोरस और दूसरा होता है रेड फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस एक प्रकार से क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये अधातु होती है। फास्फोरस क्या होता है, अधातु। और ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला देखिए रेड फास्फोरस और दूसरा है व्हाइट फास्फोरस। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कब्रिस्तान की आग किसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कब्रिस्तान की आग व्हाइट फास्फोरस को कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब्रिस्तान की आग। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, कब्रिस्तान की आग किस फास्फोरस को कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहते हैं। आप लोगों को पता होगा रेड फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माचिस की तीली में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माचिस की तीली में रेड फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो फास्फोरस होता है ये अधातु होता है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, लाइक रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। तो देखिए रेड फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग बोलते हैं और रेड फास्फोरस माचिस की तीली में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो फास्फोरस है इसका यूज आप लोग देखिए चूहे को मारने में भी कर सकते हैं। आगे आप लोगों को बताया था जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड जिसका सूत्र होता है Zn3P2, जिसका यूज किसमें किया जाता है, चूहे को मारने में जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, चूहे को मारने में किसका यूज करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं। और ये एक प्रकार से बहुत ही क्रियाशील अधातु होती है और इसको मोस्टली जल में रखा जाता है। ठीक है, ये कैसी होती है, ये एक प्रकार से इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है।
इसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है, इसलिए इसे जल में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फास्फोरस है। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए, अभी थोड़े और पॉइंट रह गए हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, बताते हैं अभी, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है, कब्रिस्तान की आग किसको बोलते हैं? व्हाइट फास्फोरस को बोलते हैं। देखिए इससे एक और क्वेश्चन का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो जुगनू होता है वो व्हाइट कलर का होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा जुगनू जिसमें लाइट चमकती रहती है, तो उसमें जो लाइट है वो किसके कारण चमकती है? वो चमकती है व्हाइट फास्फोरस के कारण। तो आप लोग लिख सकते हैं जुगनू में भी व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वह चमकता है। तो देखिए आप लोगों को अधातु के बारे में बताया। अधातु की देखिए, अधातु होती है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ग्रहण करती है। मोस्टली ये चमकीली नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस हुआ, ठीक है, आयोडीन हुआ, और नेक्स्ट हुआ, फास्फोरस बताया था, आयोडीन बताया था आप लोगों को, हीरा बताया था, ठीक है, ग्रेफाइट बताया था। ये एक प्रकार से चमकीली अधातु होती है, ठीक है, इन पर निगेटिव चार्ज होता है। मोस्टली आप ले सकते हैं हेलोजन फैमिली के जो मेंबर है, ठीक है, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ठीक है, आयोडीन हुआ, तो ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। इनकी जो प्रकृति है वो 0 से 7 तक होती है, ठीक है। मोस्टली जो नॉन मेटल होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। अब आप लोगों को बताएंगे जो अधातु होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ये एक प्रकार से क्या है? अधातु है। मोस्टली देखिए हाइड्रोजन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक प्रकार से अधातु है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली अधातु है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक प्रकार से अधातु है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जिसको आवारा तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इससे काफी क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन से। इसको क्या बोलते हैं? इसको आवारा तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी खोज के बारे में बताते हैं। इसकी खोज मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है ये एक प्रकार से क्या होता है? अधातु होता है। साइंटिस्ट थे देखिए हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन की खोज की। उन्होंने केवल हाइड्रोजन की खोज की, और उनको हाइड्रोजन का एक प्रकार से वो नाम नहीं दे पाए। उन्होंने उन्हें क्या किया? आवर्त तथा समूह में डिवाइड तो किया, लेकिन उसको ये नाम नहीं दे पाए, ठीक है। इसका जो नाम का श्रेय जाता है, हाइड्रोजन को नाम किसने दिया? तो देखिए केमिस्ट्री के जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, देखिए कौन है? एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर, इसको क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र का पिता। इनको रसायन शास्त्र का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए ये रसायन शास्त्र के पिता है एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने हाइड्रोजन को ग्रुप तथा पीरियड में डिवाइड किया, और उसको सबसे पहला एलिमेंट हमको बताया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे किस कंपाउंड का निर्माण होता है, लाइक H2O का, H2O2 का, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों को स्टडी की, इन्होंने बताया हम लोगों को। तो खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोसियर ने। इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से हल्की गैस है, ठीक है। एक प्रकार से हल्की गैस है,
या आप कह सकते हैं हल्का तत्व है। और ये एक प्रकार से ज्वलनशील गैस है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं हाइड्रोजन कैसी गैस है, ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस है। देखिए ज्वलनशील गैस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। ऊष्मीय मान कैसा होता है, अधिक होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन होता है इसको ज्वलनशील गैस कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को ज्वलनशील गैस कहते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन को एक प्रकार से भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य का ईंधन, इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, जो हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से प्रदूषण रहित गैस है, ठीक है। कैसी गैस है ये, प्रदूषण रहित। देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन है वो कैसी गैस है, ज्वलनशील गैस है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है, हल्की गैस कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हाइड्रोजन है इसको एक प्रकार से आवारा तत्व कहते हैं। इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उनको क्या उन्होंने क्या की, इसकी हाइड्रोजन की खोज की, लेकिन जो नाम है इसका जो श्रेय है मेन किसको जाता है, एंटोनी लेवोसियर को, जिसको रसायन शास्त्र का पिता बोलते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार से हल्की गैस है, ठीक है, और हल्का तत्व भी है, और ये एक प्रकार से ज्वलनशील गैस है, ठीक है। और इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो अधिक होता है, इसको भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से प्रदूषण रहित गैस होती है। और भी है, देखिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए अब इसके आप यूजेस के बारे में बताते हैं, इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखिए हाइड्रोजन के यूज मोस्टली पूछते हैं, यूजेस। तो देखिए हाइड्रोजन का यूज किसमें किया जाता है, गुब्बारे में मोस्टली हाइड्रोजन गैस होती है, होती तो हीलियम भी है, लेकिन गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस किसमें भरी जाती है, बैलून्स में भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आता है, रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस होती है, ठीक है। रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें, रॉकेट ईंधन में। रॉकेट ईंधन में किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस है हाइड्रोजनीकरण। ये क्वेश्चन देखिए आता है, हाइड्रोजनीकरण समझ लीजिए क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में देखिए क्या होता है, इसमें जो वनस्पति तेल होता है, या आप उसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। जैसे हमने देखिए वनस्पति तेल लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए आप लोगों को ये रिएक्शन दे दी जाएगी जिससे आपको पूछा जाएगा ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अभी आप लोगों को बताते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जो वनस्पति तेल होता है, ठीक है, जब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, जब हमने इसका हाइड्रोजनेशन कराया या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, जिससे निर्माण हो जाता है किसका, वनस्पति घी का। किसका निर्माण हो जाता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के, मतलब घी का निर्माण हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और इसमें कैटालिस्ट का यूज होता है निकिल तथा प्लेटिनम। ये एक प्रकार से क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है।
उत्प्रेरक क्या होते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आप किसी भी कैटालिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हैबर विधि में अमोनिया का जब आप निर्माण करते हैं तो आप उसमें क्या डालते हैं? मॉलिब्डेनम डालते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। तो देखिए मॉलिब्डेनम क्या करता है, जो भी रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है, ठीक है, तीव्र गति से कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, वनस्पति तेल जो था उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, और किसकी प्रेजेंस में की? निकिल तथा प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब यहाँ से इसने रिएक्शन की, जिससे वनस्पति घी का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करने में निकिल तथा प्लेटिनम एक प्रकार से कैटालिस्ट है। ये क्वेश्चन आता है, और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो वनस्पति तेल एक प्रकार से क्या है? असंतृप्त बसीय अम्ल, या बसीय अम्ल बोल सकते हैं, असंतृप्त बसीय अम्ल। और वनस्पति घी क्या है? इसको बोलते हैं संतृप्त बसीय अम्ल। या बसा भी बोल सकते हैं, संतृप्त बसा, ठीक है, या असंतृप्त बसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रोजनेशन कहलाती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला कंपाउंड है हमारा H2O2। तो देखिए पहला कंपाउंड है हमारा, सबसे पहले आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं। सॉरी, हाइड्रोजन से पहले कंपाउंड का निर्माण होता है किसका? जल का, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बताते हैं H2O के बारे में, ठीक है, जिसको वाटर बोलते हैं, या आप इसको जल बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है इसका निर्माण किस तरीके से होता है? सॉरी, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करके किसका निर्माण कर लेते हैं? H2O का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। H2O एक प्रकार से सर्व विलायक है, ठीक है। आप इसमें कोई भी चीज को आसानी से सॉल्वेंट कर सकते हैं, आप उसे सॉल्यूबल हो जाती है। आप कोई भी चीज डाले, लाइक चीनी डाले, ठीक है, आपने कोई भी चीज डाली तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है? सर्व विलायक होता है। जो आपका H2O होता है ये एक प्रकार से क्या होता है? सर्व विलायक होता है। और हमारी बॉडी में मोस्टली पानी की मात्रा कितनी होती है? 80% तक होती है, ठीक है। तो H2O एक प्रकार से क्या होता है? सर्व विलायक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व किस पर होता है? मतलब किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो H2O का घनत्व यानी H2O की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है। H2O2 का निर्माण H2+O2 के फॉर्मेशन के द्वारा H2O का आप निर्माण कर सकते हैं। H2O एक प्रकार से क्या होती है? सर्व विलायक होती है, ठीक है। और H2O का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, H2O से क्वेश्चन आता है कि जो मतलब आपका न्यूट्रल जल होता है, यानी जो उदासीन जल होता है, ये एक प्रकार से क्या होता है? ठीक है, जो उदासीन जल होता है ये एक प्रकार से विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं ये मोस्टली पेपर में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से ज्यादा क्लियर करें, हाईलाइट कर लें। तो देखिए जो आसुत जल होता है, आसुत जल ये क्या होता है? ये विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हुआ H2O। अब आप लोगों को बताएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब आप लोगों को बताते हैं H2O2 के बारे में, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कंपाउंड है हमारा H2O2, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन देखिए परऑक्साइड का निर्माण किस तरीके से होता है, इसका निर्माण मर्क विधि द्वारा होता है। ठीक है, आप लोगों को बताते हैं मर्क विधि क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, मर्क विधि द्वारा। मर्क विधि देखिए क्या होती है, इसमें जो देखिए मर्क विधि द्वारा किस तरीके से आप निर्माण करेंगे H2O2 का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे, या आप कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं H2O2 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी देखिए सोडियम ऑक्साइड की जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, जिसके फलस्वरूप यहाँ से निर्माण हो जाता है किसका, Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट, और प्लस H2O2 का निर्माण हो जाता है। यही हमको चाहिए था, H2O2। ठीक है, तो H2O2 का निर्माण आप मर्क विधि द्वारा आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसकी मोस्टली यूजेस आते हैं, ये आप लोगों को बस बताते हैं किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, मोस्टली पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग उसके यूजेस बताते हैं। ठीक है, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए H2O2 का निर्माण किसमें किया जाता है, अचार डालने में H2O2 का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, अचार डालने में, अचार डालने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसका यूज किसमें किया जाता है, एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, अचार डालने में इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, किसमें, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज एक प्रकार से आप कह सकते हैं ब्लीचिंग हेयर में किया जाता है, या आप कह सकते हैं बालों को रंगने में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग करने में। ठीक है, ब्लीचिंग हेयर में भी किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसका यूज आप एक प्रकार से परिरक्षक के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूज पूछ दिए जाते हैं, परिरक्षक के रूप में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होती है, देखिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए। दोबारा से देखिए, जो H2O2 है इसका निर्माण मर्क विधि के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने NaO2 लिया, इसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेशन हुआ Na2SO4 का, और जो H2O2 थी वो उसका फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, इसका यूज अचार डालने में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है, और देखिए एक प्रकार से एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग हेयर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका उपधातु। उपधातु देखिए नेक्स्ट है आपकी उपधातु।
उपधातु देखिए क्या होती हैं, देखिए मोस्टली पूछते हैं उपधातु कौन कौन सी होती हैं, यानी उपधातु वे होती हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाए, यानी ऐसी मतलब ऐसी ऐसी मतलब उपधातु है जिसमें धातुएं भी हो और अधातुएं भी हो, या आप कह सकते हैं धातु तथा अधातु का जो मिश्रण होता है उसको ही उपधातु कहा जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं देखिए उपधातु में क्या लिख सकते हैं, वे धातुएं जिसमें धातुओं के भी गुण हो और उपधातुओं के भी गुण पाए जाएं। जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाएं। ठीक है, देखिए मोस्टली इसका एग्जाम्पल पूछते हैं, जैसे आर्सेनिक हुआ, ठीक है, बिस्मत हुआ, एंटीमनी हुआ, सिलिकॉन हुआ। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं आर्सेनिक हुआ, बिस्मत हुआ, और देखिए एंटी और सिलिकॉन हुआ, ठीक है, जर्मेनियम हुआ। तो ये सभी क्या है, एंटी वो उपधातु है। आप लिख सकते हैं देखिए एंटीमनी, बिस्मत, जर्मेनियम, नेक्स्ट है सिलिकॉन। तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी आपकी उपधातु होती है। ठीक है, एंटीमनी हुआ, और देखिए जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, एक और होती है बोरॉन। ये भी एक प्रकार से क्या होती है, उपधातु होती है। ठीक है, तो उपधातु क्या होती है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाए, लाइक धातु की भी और अधातु की भी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं, इसमें ही आपका एक छोटा सा टॉपिक है नोबेल गैस। देखिए मोस्टली इसके यूजेस आते हैं, नोबेल गैसें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इनके मोस्टली यूजेस आते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आपसे पूछ दिया जाएगा हवाई जहाज में कौन सी गैस मतलब भरी जाती है। ठीक है, रॉकेट ईंधन में किसका यूज किया जाता है, ये तो आप लोगों को बताया था, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। लाइक इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए गोताखोर जो होते हैं वो मतलब किसका यूज करते हैं, कौन सी गैस का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका इनहेलर होता है उसमें आपकी कौन सी गैस होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नोबेल गैस। इसमें छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों पे करें शेयर, जिससे हम लोगों को भी मतलब मोटिवेशन मिले, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है दूसरा नोबेल गैस। ठीक है, क्या है, नोबेल गैस, जिसे आप अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होती है नोबेल गैसें, नोबेल गैसें कितनी होती हैं। तो देखिए जो आपकी नोबेल गैसें होती हैं, ये एक प्रकार से आप इसको जीरो समूह की गैसें भी बोल सकते हैं। इनको किसमें रखा गया, शून्य समूह में रखा गया है। आप इसको एक प्रकार से शून्य ग्रुप गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको किसमें रखा गया, शून्य समूह में। शून्य समूह में इन गैसों को रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछते हैं शून्य समूह में किन गैसों को रखा गया है। ठीक है, तो जो अक्रिय गैस होती हैं उनको शून्य समूह में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो गैसें होती हैं वो कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। ठीक है, स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं। लेकिन ये जो गैसें होती हैं वो अपना ऑक्टेंट रूल है वो उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये ऑक्टेंट रूल होता है। ठीक है, जो अष्टक नियम होता है उसको ये फॉलो करती हैं। जैसे इसकी सब सेल में जीरो जो मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रकार से ये कैसी होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि इनका जो ऑक्टेंट होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। ये ऑक्टेंट रूल को क्या करती है, फॉलो करती है।
या ऑक्टेंट रूल इन पर लागू होता है। ठीक है, तो ये गैसें शून्य समूह की गैसें होती हैं, एक प्रकार से स्टेबल गैसें होती हैं। ठीक है, और ये इनकी जो मोस्टली देखिए जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है, या आप इसको बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव गैसें। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसें ये होती हैं, और इसको एक प्रकार से जीरो बैलेंट गैस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आते हैं। ठीक है, जीरो बैलेंट गैस क्या बोलते हैं इसको? जीरो बैलेंट गैस मतलब बोलते हैं। तो देखिए जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं ये इनको किसमें रखा गया है? शून्य समूह में रखा गया है। ठीक है, आगे आप लोगों को जब पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल तब आप लोगों को अच्छे से बताएंगे किस तरीके से इनको रखा गया है। अभी आप समझ लीजिए इनको शून्य समूह में रखा गया है, और ये एक प्रकार से स्टेबल होती है। ठीक है, इसमें मोस्टली गैसों को रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को बताते हैं कितनी गैसों को रखा गया है। ठीक है, और ये एक प्रकार से जीरो बैलेंट गैस होती है, और ये एक प्रकार से नॉन रिएक्टिव होती है, या आप कह सकते हैं कम क्रियाशील धातु होती हैं, सॉरी गैसें होती हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 6। कितनी गैसें होती हैं? 6। अभी आप लोगों को इसके नाम बताएंगे, लिख दे रहे हैं। चलो, हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जीनॉन हुआ, रेडॉन हुआ। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, एक और थी, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, और एक थी आर्गन। ठीक है, तो ये जो 6 गैसें होती हैं इनको नोबेल गैसें बोलते हैं। तो आप लोगों को ये एक एक करके बताएंगे, इनके यूजेस बताएंगे। इनसे देखिए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम क्या होती है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली है, और मोस्टली इसको किस में रखा गया है? शून्य समूह में रखा गया है, और 17 पे रखा गया था किसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, यानी हेलोजन फैमिली को। और इसे किस में रखा गया? 18 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसको 18 ग्रुप वाली गैसें कहा जाता है। ठीक है, नोबेल गैसों को। तो सबसे पहली देखिए गैस है हमारी हीलियम। तो आइए समझते हैं हीलियम क्या होती है। देखिए जो आपकी हीलियम होती है ये एक प्रकार से अज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन की तरह ज्वलनशील गैस नहीं होती है। ठीक है, और सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, जो हीलियम होती है ये एक प्रकार से कैसी गैस होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, हल्की गैस। आप लोगों को बताया था हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। ये एक प्रकार से हल्की गैस है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस मोस्टली पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो आपकी देखिए जो हीलियम होती है ये एक प्रकार से अज्वलनशील गैस है। ये मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु, मतलब क्रियाशील गैस नहीं है, और ये आग नहीं लगाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है ये आग लगा देता है, लेकिन ये कभी भी आग नहीं लगाती है। हीलियम अज्वलनशील गैस है। इसलिए देखिए जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ क्या करते हैं? हीलियम का सिलेंडर लेके जाते हैं। देखिए जब आपके जो गोताखोर होते हैं जब समुद्र में नीचे जाते हैं तो वो हीलियम का यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन ले जाते हैं और क्या ले जाते हैं? हीलियम ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम क्या करती है? एक प्रकार से आग नहीं लगाती है। तो गोताखोर किसका यूज करते हैं? गोताखोर किसका यूज करते हैं? हीलियम का और प्लस ऑक्सीजन का। ठीक है, और देखिए आपका जो मतलब इनहेलर होता है, इनहेलर मतलब जैसे आपको कभी जुकाम हो जाए, आपने देखा तो होगा ये इनहेलर। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आरआरबी में कि इनहेलर में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, इनहेलर में भी कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। और गोताखोर भी किसका यूज करते हैं? हीलियम तथा ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बताई थी हाइड्रोजन को भी मतलब गुब्बारे में भरा जाता है, और किसको? हीलियम को भी किसमें भरते हैं? बैलून्स में भरते हैं।
बैलून्स में भरा जाता है। ठीक है, हवाई जहाज में जो हवाई जहाज होता है उसमें भी यूज किया जाता है किस गैस का, हीलियम का यूज किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज में भी हीलियम का यूज किया जाता है। तो देखिए दोबारा से देखिए, हीलियम आपकी जो गैस है वो कैसी है, हल्की गैस है। ठीक है, हीलियम आपकी बताइए गैस कैसी है, हल्की गैस है। ठीक है, और ये एक प्रकार से अज्वलनशील गैस है। ठीक है, ये मतलब रिएक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होती है, लेस स्टेबल, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, ये स्थायी है गैस। ठीक है, और जो आपकी हीलियम होती है ये बैलून्स में प्रेजेंट होती है, बैलून्स में भरी होती है। ठीक है, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट बताया था आप लोगों को, जो गोताखोर होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जो हीलियम गैस है वो क्या करती है, वो आग नहीं लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताया था जो इनहेलर होता है उसमें भी हीलियम का मिश्रण होता है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके से आपकी हीलियम गैस हुई। अब आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट गैस है आपकी नियॉन। देखिए एक छूट गया था, आप लोगों को बताया भी था मैंने, सूर में कौन सी गैस होती है। ठीक है, सूर में ये देखिए इसका मोस्टली क्या है, सूर में मोस्टली इसका क्या पूछते हैं, रेशियो पूछा जाता है, रेशियो कितना होता है। तो देखिए सूर में हीलियम गैस भी होती है और हाइड्रोजन गैस भी होती है, इसका रेशियो 3:1 होता है। इसमें प्रोसेस होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया भी था, सूर की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको नाभिकीय संलयन प्रोसेस बोलते हैं। और देखिए इसमें हीलियम गैस प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, इसका रेशियो 3:1 होता है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारी देखिए गैस नियॉन। नेक्स्ट है हमारी गैस देखिए नियॉन, दूसरी गैस है नियॉन। ठीक है, नियॉन। तो देखिए नियॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो नियॉन होता है ये ट्यूबलाइट में प्रेजेंट होता है। मोस्टली ट्यूबलाइट में तो प्रेजेंट होती है मरकरी, लेकिन मरकरी के साथ नियॉन का भी मिश्रण प्रेजेंट होता है किसमें, आपकी ट्यूबलाइट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ट्यूबलाइट में एक तो गैस होती है Hg और एक होती है नियॉन। Hg और नियॉन का मिश्रण ट्यूबलाइट में होता है। ठीक है, तो देखिए नियॉन का यूज कहाँ किया जाता है, नियॉन का यूज लाल बत्ती के रूप में करते हैं। आप लोगों ने देखी होगी पुलिस की जो गाड़ी होती है वहां पर रेड लाइट लगी हुई होती है, लाल बत्ती, उसमें नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो नियॉन आपने देखा होगा स्टेशन पर मोस्टली रेड कलर की लाइट लगी हुई होती है, या आप कह सकते हैं ऐड कराने में, या आप कह सकते हैं विज्ञापन कराने में किसका यूज किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विज्ञापन में किसका यूज किया जाता है, नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन में किसका यूज करते हैं, नियॉन का यूज करते हैं। ठीक है, विज्ञापन हुआ आपकी जो लाल बत्ती हुई। ठीक है, या आप इसको एक प्रकार से डेंजर सिग्नल भी बोल सकते हो, खतरे का सिग्नल। देखिए ट्रेन में जो मतलब रेड सिग्नल होता है, आगे लगा हुआ होता है लाल बत्ती और हरी बत्ती, जिसको आप डेंजर सिग्नल बोलते हैं, जिसमें आपका यूज होता है कौन सी गैस यूज होती है, नियॉन गैस यूज होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस यूज होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका आर्गन। नेक्स्ट है देखिए तीसरी है गैस आपकी आर्गन। आर्गन, तो देखिए जो मतलब आपकी आर्गन होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रेजेंट होती है, विद्युत बल्ब में आर्गन प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रेजेंट होती है आर्गन। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि इसमें तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आर्गन भी प्रेजेंट होती है, लाइक इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आता है वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय धातु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए जो आपकी आर्गन है ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय धातु। सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय धातु कौन सी होती है? आर्गन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, देखिए आगे आप लोगों को बताएंगे एक एसिटिलीन के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, इसका यूज किसमें करते हैं? आर्टिफिशियल फ्रूट को पकाने में एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज एक प्रकार से आप बेल्डिंग के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए पहले इसका यूज बेल्टिंग के रूप में किया जाता था, किंतु आर्गन के आ जाने से इस देखिए आर्गन का यूज बेल्टिंग के रूप में किया जाने लगा है। देखिए लेटेस्ट चला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्वेश्चन आ भी सकता है। बेल्टिंग के रूप में किसका यूज किया जाता है? बेल्टिंग के रूप में आर्गन का यूज किया जाने लगा है, आर्गन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्गन का यूज किया जाता है और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट गैस है हमारी देखिए क्रिप्टन। नेक्स्ट गैस है हमारी देखिए क्रिप्टन। तो देखिए क्रिप्टन का यूज किसमें किया जाता है? तो देखिए जो मोबाइल की देखो पीछे की जो रॉड होती है, या कह सकते हैं फ्लैश लाइट जो होती है मोबाइल की, उसमें क्रिप्टन का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? मोबाइल की फ्लैश लाइट में। ठीक है, देखिए इसके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। मोबाइल के फ्लैश लाइट में किसका यूज किया जाता है? क्रिप्टन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए आपका जीनॉन। इसका बस एक ही यूज है, जीनॉन। तो देखिए जो जीनॉन होता है ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं अजनबी गैस। जीनॉन को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि जो मतलब कार में हेडलाइट लगी हुई होती है उसमें किसका यूज किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। कार के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में यूज किया जाता है किसका? जीनॉन का। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? जीनॉन का यूज किया जाता है। और जो जीनॉन है इसकी जो रिएक्टिविटी है या क्रियाशीलता है वो कैसी होती है? कम होती है। और ये एक प्रकार से कैसी गैस है? स्टेबल गैस है। ठीक है, स्टेबल गैस क्यों है? क्योंकि ये ऑक्टेंट रूल को फॉलो करती है। जो आपका ऑक्टेंट रूल है आगे बताया था, जैसे 0 हुआ, 8 हुआ, इसकी सब सेल पूरी अगर हो फिल तो ये ऑक्टेंट रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।